ओके, चलिए शुरू करें। वापस एक बार गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब? ऑनलाइन गाइस एक बार क्विकली कंफर्म कर देंगे, आवाज, स्क्रीन, एवरीथिंग इज फाइन। चलिए, बिजनेस लॉज में अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 6, द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट, ये नाम सुना होगा मे बी, आई थिंक। कहां पर सुना है? ओसी में, ओके, 12th में, परफेक्ट। सीए की जर्नी में जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि कंपनीज एक्ट यहां पर फाउंडेशन लेवल पर एक बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंटर लेवल पर अगेन ऑलमोस्ट हाफ कंपनीज एक्ट है आपका, जो कि है लगभग 70 मार्क्स के लिए। एंड फिर फाइनल लेवल पर जब आप जाओगे तब पहले इसका प्रॉपर एक पूरा रिटर्न पेपर था, अभी जो है इसको सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल टाइप में कन्वर्ट कर दिया गया है। सो कंपनीज एक्ट के पहले द वर्ड कंपनी, इसका मतलब क्या? कंपनी, यस, देखो नॉर्मल एकदम बेसिक फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या रहता है? एकदम बेसिक, अगर किसी को भी बिजनेस चालू करना है तो उस बेसिक फॉर्म ऑफ बिजनेस को, एक दुकान डालता है जो पर्सन, एक बेसिक, क्या बोलते हैं उसको? सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, उसको बोलते हैं अपन क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप। पहले जो है सबसे पहले यही बिजनेस था, यही टाइप था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया, लोगों को रियलाइज हुआ कि एक ही पर्सन अकेला सब कुछ काम नहीं कर सकता। क्या करें फिर? दूसरा एक ऑप्शन जो नॉर्मली आपने सुना होगा, दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप वाज द नेक्स्ट न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस, जहां पर लोग क्या करते थे, आपस में जो है 2, 3, 4 लोग मिलकर के क्या करते थे? बिजनेस चालू करते थे, आपस में प्रॉफिट जो है डिवाइड कर लेते थे। पर पार्टनरशिप में ना एक दिक्कत थी, एक नहीं काफी सारी दिक्कत थी। सबसे पहली दिक्कत थी कॉन्टिन्यूटी की। अगर पार्टनर्स की डेथ हो जाए या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो जनरली वहां पर पूरा पार्टनरशिप का बिजनेस ही बंद हो जाता था। दूसरी चीज, पार्टनरशिप में 2, 3, 4 लोग मिलकर के काम कर सकते हैं, बट स्टिल लिमिट वुड बी दैट मच ओनली, कि बस 3, 4 लोग मिलकर, उनके पास में भी कितना पैसा रहेगा? 3, 4 लोग मिलकर के, उनकी भी एक लिमिट रहेगी। एक लेवल के ऊपर वो ग्रो नहीं कर पाते थे, लिमिट ऑन कैपिटल। और तीसरी एक दिक्कत थी लाइबिलिटी की। लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कुछ आइडिया है क्या इन वर्ड्स का आपको? देखो बताता हूं। लाइबिलिटी मतलब बेसिकली अपने को जो देना है। अब कोई बिजनेस में कोई सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप फर्म है, उसको बहुत सारे लॉसेस हो गए। लेट से बिजनेस में सबका कैपिटल, सबने जो, लेट से पार्टनरशिप पकड़ते हैं अपन, ABCD, ये 4 लोग थे, चारों ने लेट से 10-10 लाख रुपए लाए थे बिजनेस करने के लिए, 40 लाख था यहां पर, तो 40 लाख पार्टनरशिप का पूरा एक फंड था। बट लॉस हो के हो गया सब कुछ, होते होते 1.5 करोड़ का।
अब ये जो एडिशनल, इनके पास में पैसा कितना है पार्टनरशिप के पास में? 40 लाख, राइट? सो ये एडिशनल कितने 1.1 CR जो है, 1.1 CR ही होते हैं ना, यस, ये 1.5 करोड़ जो रुपया है, इसके लिए नहीं क्या, ये ABCD इनको भी पर्सनली पकड़ा जा सकता था। इनके जो पर्सनल असेट्स है ना, उसको भी यूज किया जा सकता है। ए का घर होगा वो ले लेंगे, बी की कोई प्रॉपर्टी होगी वो ले लेंगे, सी की भी होगी, डी की होगी। जब तक ये 1.1 करोड़ रुपया रिकवर नहीं होता तब तक उनके पर्सनल लाइबिलिटी भी, उनकी पर्सनल एसेट्स पे भी लाइबिलिटी आ जाएगी, राइट? दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कि आपके बिजनेस में अगर आपके बिजनेस के जो असेट्स है वो पे नहीं कर पाते हैं तो आपके जो पर्सनल असेट्स है उसमें से भी हम पैसा ले लेंगे, ठीक? तो लोग ज्यादा लेवल पर बिजनेस करने से भी डरते थे कि भाई ऐसी अनलिमिटेड लाइबिलिटी आ गई तो अपना तो सब घर बार बिक जाएगा, राइट? इसलिए एक नया फॉर्म आया, कंपनी। कंपनी क्या है? कंपनी समझेंगे अपन आगे धीरे धीरे, अभी के लिए बेसिक ऐसा समझो। कंपनी एक ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट है जहां पर क्या होता है, बहुत सारे लोग यहां पर पैसा लगाते हैं, छोटे 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 अमाउंट्स में बहुत सारा यहां पर पैसा लगाते हैं, पैसा पूल करते हैं और यहां से उस पैसे से बिजनेस करते हैं। ये जो पर्सन बहुत सारे होते हैं, लेट से 1 लाख पीपल कंट्रीब्यूटिंग जस्ट 10 रुपीज ईच, राइट? 10-10 रुपए में ही कैपिटल कितना हो गया टोटल? 10 लाख, राइट? ये जो पर्सन्स है ना, जो सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। उनका ये शेयर है कंपनी में 10 रुपए का। शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं इनको, या मेंबर्स भी बोलते हैं, या सब्सक्राइबर्स भी बोलते हैं, ठीक? यहां पर 1 लाख तो अपन ने बहुत छोटा एग्जांपल लिया, ऐसे बहुत बड़े बड़े लेवल पर लोग जो है कंट्रीब्यूट करके कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पैसे की दिक्कत सॉल्व हो गई। दूसरी दिक्कत क्या थी अपनी? ये कैपिटल की होगी, कंटिन्यूटी की। पार्टनरशिप में अपन ने क्या बोला कि पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या सारे पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो बिजनेस बंद, खत्म। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंपनी को चलाने के लिए अलग बॉडी होती है, दे आर कॉल्ड डायरेक्टर्स, ठीक? ओनर्स जो है पैसा लगाते हैं वो है शेयर होल्डर्स। सर अगर इनकी डेथ हो गई तो वो शेयर्स दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो जाते हैं। डायरेक्टर्स की डेथ हो गई तो नए पर्सन डायरेक्टर बन जाते हैं, राइट? सो कंपनी कंटिन्यूज टिल इट इज वाइंड अप बाय लॉ। और तीसरी सबसे मेन चीज, जो ये शेयर होल्डर्स पैसा लगा रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए लगाना है कंपनी में, तो इनकी लाइबिलिटी मैक्सिमम कितनी रह सकती है? 10 रुपए, उससे ज्यादा नहीं। कंपनी को लॉस भी हो गया तो कंपनी के जितने असेट्स है उसमें से लिया जाएगा, इनसे अगर 10 रुपए में से कुछ पैसा बाकी है तो बस मैक्सिमम 10 रुपए ही मंगाए जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। इन सब बेनिफिट्स के चलते जो है कंपनी, ये फॉर्म बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट हो गया। अब कंपनी में अपन ने बोला बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है, राइट? जनरल पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, इसीलिए इट वॉज रियलाइज्ड बाय लॉ मेकर्स कि इसको रेगुलेट करने के लिए भी नहीं क्या, स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस चाहिए, लॉ चाहिए, और इसीलिए बनाया गया था कंपनीज एक्ट 1956, जो कि पहला हमारा कंपनीज एक्ट, इसके पहले वाला जो था वो है। इसके बाद में रिसेंटली 2013 में
ऐसा लगा कि भाई बिजनेस बहुत चेंज हो गया है, लॉस जो है पुराने हो गए हैं, इसको रिफाइनमेंट की जरूरत है, चेंजेस की जरूरत है, तो इसको इसी एक्ट में चेंजेस वगैरह करके नई कंपनीज एक्ट लाई गई, कंपनीज एक्ट 2013, जो कि अपने को यहां पर पढ़ना है। ठीक है, सो अब चलते हैं अपन एक्चुअल चैप्टर में। फीचर्स पढ़ना है अपने को, कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी पढ़ना है, इनकॉर्पोरेशन, शेयर कैपिटल, शेयर्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंपनीज एक्ट 2013 was enacted to consolidate and amend the laws relating to companies. कंपनी के रिलेशन में जो भी लॉज वगैरह रहते हैं उनको एक साथ में ला करके अमेंड करके 1956 का चेंज करके यहां पर 2013 बनाया गया है, प्रीसीडेड बाय द कंपनीज एक्ट 1956। ये वाली एक्ट जो कंपनीज एक्ट 2013 थी, इसको प्रेसिडेंट का असेंट मिला था 29 अगस्त को, एंड इट वाज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट ऑन 30 अगस्त 2013। अपने लिए रिलेवेंट नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। और इसमें भी सारे सेक्शन साथ में नोटिफाई नहीं किए गए थे, बहुत सारे सेक्शन है इसमें 400 प्लस, वो जो है वो सेक्शन बाद में कुछ कुछ नोटिफाई किए गए थे ओवर द टाइम। अच्छा, सेक्शन सब सेक्शन ये सब थोड़ा बहुत कभी सुना है, नहीं सुना है? चलो, ये बेसिक एक बार हुआ है आई थिंक, इसमें एक बार वापस अपन बेसिक्स बताते हैं लॉ के। बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट में वापस से लिखते हैं इसको। सेम इंफॉर्मेशन है दोनों इसमें, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड कौन सी दिख रही है? हैंडराइटिंग पे मत जाओ मेरे, ऑर्गेनाइज्ड कौन सी दिख रही है ज्यादा? सेकेंड वाली, राइट? अगर मेरे को बोलना रहा या किसी को बताना रहा कि कौशिक सर क्या पढ़ाते हैं, कहां लिखा हुआ है ये, अगर इंफॉर्मेशन ऐसी रही तो कैसे बताएंगे अपन? मे बी थर्ड लाइन में कुछ, सेकेंड पैराग्राफ में, थर्ड लाइन में कहीं पर तो भी दिया हुआ है। यहां पर तो चलो एक ही पैराग्राफ है, बट ऐसा अपने पास में 400 पेजेस की बुक रही तो बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट अगर मैं ऐसे उसको नंबरिंग वाइज अरेंज कर दूं तो मैं ये बता सकता हूं कि कौशिक सर क्या पढ़ाते हैं, ये कहां लिखा है? पॉइंट नंबर 4 पे, राइट? ये जो नंबरिंग है ना, यही नंबरिंग इसी पर्पस से लॉ में भी की जाती है। लॉ में बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है जिसको अपन बोलते हैं प्रोविजंस, राइट? और उन्हीं प्रोविजंस को एक्सप्लेन या फिर स्टेट जहां पर किया जाता है ऐसा नंबरिंग में, उन नंबर्स को अपन बोलते हैं सेक्शंस। उन नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं? सेक्शन। सो अगर इसको अपन लॉ कंसिडर करें तो मैं क्या बोल सकता हूं? द इंफॉर्मेशन अबाउट टीचिंग बाय कौशिक सर इज गिवन इन सेक्शन नंबर 4। अब हो सकता है कि यहां पर इसमें
इस पॉइंट को मेरे को फर्दर और एनालाइज या फिर उसके बारे में और फर्दर इंफॉर्मेशन देना हो, जैसे कौशिक सर टीचर्स लॉ एंड इकोनॉमिक्स एट सक्सेस मंत्रा इंस्टीट्यूट, इसके नीचे और क्लासिफिकेशन देने के लिए मैं वापस से नई नंबरिंग चालू कर दूंगा 1 2, इसी पॉइंट से रिलेटेड और फर्दर इंफॉर्मेशन। ये जो इंटरनल फर्दर क्लासिफिकेशन होता है इसको बोलते हैं अपन सबसेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? सबसेक्शन। अच्छा, इस पॉइंट के अंदर दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट के अंदर भी और फर्दर मेरे को ये वाले पॉइंट के अंदर कुछ लिखना हो तो भी मैं लिख सकता हूं। इसको अपन नॉर्मली कन्वेंशनली देते हैं लेटर्स A B C, दीज आर कॉल्ड क्लॉज। एंड फर्दर एक आखिर अगर इसके अंदर और फर्दर इंफॉर्मेशन देना हो तो उसके लिए अपन यूज करते हैं रोमन नंबर्स 1 2 ऐसे। दे आर कॉल्ड व्हाट? सब क्लॉज। Section, subsection, clause, subclause. Section is represented by number, subsection also by number, clause is by letters and subclause by Roman number. So, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो इसको कैसे पढ़ेंगे अपन? सेक्शन 4 क्लॉज सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 क्लॉज A सब क्लॉज 3, इस तरीके से क्लासिफिकेशन पूरा होता है। So, due to changes in national and international economic environment, to facilitate expansion and growth, central government decided to replace the Companies Act 1956 और उसको बदल करके नई वाली कंपनीज एक्ट लाई गई। नई वाली कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शंस है? 470 सेक्शंस एंड 7 शेड्यूल्स। शेड्यूल मतलब क्या होता है? कोई भी एक्ट के बाद में अगर आपको शेड्यूल्स दिए हैं, शेड्यूल मतलब बेसिकली दे आर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन। कुछ तो भी ऊपर रेफरेंस दिया है उसके बारे में, नीचे नीचे एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन इज गिवन इन शेड्यूल। जैसे कंपनीज एक्ट में दिया है बैलेंस शीट शुड बी एज पर द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड। बैलेंस शीट आपने बनाना है बट जो फॉर्मेट हम बोल रहे हैं वो फॉर्मेट कहां दिया हुआ है? शेड्यूल 3 में। गेटिंग द पॉइंट? थोड़ा थोड़ा। तो दे आर बेसिकली शेड्यूल्स आर जस्ट एक्सप्लेनेटरी इन्फो। ये कोई एग्जाम में आने वाली चीजें नहीं है, दीज आर फॉर योर बेसिक नॉलेज। अब पूरे एक्ट को नहीं क्या 29 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। जैसा अपना पूरा सिलेबस अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है, वैसे ही उसी क्लासिफिकेशन से, वैसे ही उस तरीके से, मतलब उसी पर्पस से पूरे कंपनीज एक्ट को भी अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। इंटर लेवल पर 29 में से आपको 11 चैप्टर्स हैं इसके, बचे हुए कहां हैं? फाइनल लेवल पर। वो पूरे एकदम 100% कवर नहीं होता है वहां पर। और फाउंडेशन लेवल पर फिर कितने चैप्टर्स है? चैप्टर है ही नहीं एक्चुअली अपने को सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन है फाउंडेशन लेवल पर। सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ दिस एक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ कंपनीज रूल्स। एक और नई चीज, रूल। देखो, सेक्शन एंड रूल। सेक्शन में आपको दिया रहता है क्या करना है, और रूल्स में आपको दिया रहता है कि कैसे करना है। जैसे सेक्शन वाले बोलते हैं, सेक्शन में आपको दिया है यू शुड फाइल दिस डॉक्यूमेंट विद द रजिस्ट्रार। आपको ये डॉक्यूमेंट कंपनीज एक्ट में बोला है कि आपको कंपनी बनाने के लिए ये डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के साथ। रूल में लिखा होता है कि किस प्रोसेस से आपको वो फाइल करना है, क्या क्या चीजें उसमें भरना है, कितने दिन में सबमिट करना है, ये सब कहां दिया रहता है? रूल में। सो कंपनीज एक्ट जो है ये पूरा एक्ट रूल बेस्ड है।
मतलब बहुत सारे इसके जो रूल्स है वो भी है, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो अपने के लिए अपने को मतलब है भी नहीं ऑब्वियसली अभी, बट ऐसे रूल बेस्ड लेजिस्लेशन ये है। कंपनीज एक्ट एम्स टू इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सिंप्लीफाई रेगुलेशन, थोड़ा लॉ को सिंप्लीफाई करने के लिए, स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर। माइनॉरिटी इन्वेस्टर मतलब फॉर एग्जांपल मिस्टर ए का इन्वेस्टमेंट है 90%, कोई कंपनी में शेयर होल्डिंग है, बी का है 10% ओनली, ए तो फिर हो सकता है दादागिरी करे, राइट, मेरे हिसाब से ही चले। ये यहां पर बी की भी बात सुनी जाए, ये जो बी जो है ही इज कॉल्ड, ही इज इन माइनॉरिटी, इसकी भी बात सुनी जाए, इसके लिए भी रेगुलेशंस बनाए गए हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेट्स द रोल ऑफ विसल ब्लोअर्स ऑल्सो। विसल ब्लोअर ये टर्म सुना है क्या आपने? अभी न्यूज में भी बहुत चल रहा था बीच में। विसल ब्लोअर मतलब क्या? सीटी बजाने वाला, बट कहां, कौन सा, काय का? कंपनी की सीटी बजाने वाला। देखो क्या होता है, बहुत बार कंपनी में फ्रॉड वगैरह हो जाता है। अभी बाहर वालों को तो पता नहीं होता क्या हो रहा है, पर कंपनी में जो इंटरनल जो पर्सन उसमें काम कर रहा है उसको पता है क्या गलत हो रहा है। जो पर्सन ये फ्रॉड को दुनिया के सामने लाता है, बताता है कि कुछ तो भी गलत हो रहा है, ऐसा डिस्क्लोज करता है, कंपनी का पर्दाफाश करता है, ही इज कॉल्ड अ विसल ब्लोअर। ही इज कॉल्ड विसल ब्लोअर। ऐसा करेगा सर वो तो एम्प्लॉय, तो कंपनी उसको चैन से रहने नहीं देगी, नहीं रहने देती। इसीलिए उसके लिए भी रेगुलेशन बनाए गए हैं कि अगर कोई विसल ब्लोअर है वो तो अपना उल्टा अच्छा काम कर रहा है, वो तो फ्रॉड को बता रहा है, उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलेगा। एंड प्रोविजंस रिलेटिंग टू क्लास एक्शन सूट। ठीक, thus this enactment seeks to make corporate regulations more contemporary, more modern, we can say that. Okay, अब आते हैं स्पेसिफिक्स पर। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये कंपनीज एक्ट जो है किसको एप्लीकेबल है? द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू, सबसे पहले कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। जो भी कंपनी 1956 ये वाले एक्ट में या फिर नई वाली एक्ट में बनी है, दे उन सबको ये वाली एक्ट एप्लीकेबल होगी। इंडिया में जो भी कंपनीज बनती है ऑब्वियसली इसी कंपनीज एक्ट में बनेगी, राइट। सो उन सबको ये वाली एक्ट एप्लीकेबल होगी। जो पुरानी कंपनीज है, बहुत टाइम से है, टाटा, रिलायंस, वो काहे में बनी है 1956 में, बट ऑब्वियसली अब वो 1956 को छोड़ करके नया एक्ट आ गया है, तो उनको भी 2013 वाला एक्ट ही एप्लीकेबल होगा। उसके बाद में और किसको अप्लाई होता है? इंश्योरेंस कंपनीज, जो इंश्योरेंस स्पेसिफिक इंश्योरेंस वाली कंपनीज रहती है ना, उनको, एक्सेप्ट वेयर प्रोविजंस ऑफ द सेड एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट, IRDA एक्ट, इसको अभी के लिए छोड़ो, आते हैं इस पर। इंश्योरेंस कंपनीज को एप्लीकेबल होती है, बैंकिंग कंपनीज को एप्लीकेबल होती है, एंड कंपनीज एंगेज्ड इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनको भी एप्लीकेबल होती है। अब ये जो लाइन दी हुई है ना, पहले इसमें इंश्योरेंस केस में एक्सेप्ट वेयर इंश्योरेंस एक्ट, IRDA एक्ट, दूसरे बैंकिंग में एक्सेप्ट वेयर प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट विद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और यहां पर एक्सेप्ट वेयर प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट विद इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। अब दिक्कत क्या है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो कंपनीज होती है ना, इनको रेगुलेट करने के लिए इनकी स्पेशल एक्ट भी है। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इंश्योरेंस एक्ट है, IRDA एक्ट है, बैंकिंग कंपनीज के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, और सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है। तो अब किसकी बात सुने, कंपनीज एक्ट की या उनके स्पेसिफिक एक्ट की? वो बोलते हैं दोनों की बात आपको सुनना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट जो बोलती है वो भी प्रोविजंस फॉलो करो, आपकी जो एक्ट बोलती है वो भी फॉलो करो। अगर कहीं पर किसी की बातों में झगड़ा हुआ, एक ही पॉइंट पर ये अलग बोल रहा है वो अलग बोल रहा है, तो क्या होगा, जो आपकी स्पेसिफिक एक्ट है ना आपके कंपनी की, मतलब बैंकिंग के लिए जो बैंकिंग की एक्ट है, उस टाइम पर फिर आप वो वाली एक्ट फॉलो करो। समझा क्या बोल रहे हैं? एक्सेप्ट, तो इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेप्ट वेयर प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद
प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट IRDA एक्ट 1999। मतलब इंश्योरेंस कंपनीज को कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा, पर अगर किसी पॉइंट पर झगड़ा है, इनकंसिस्टेंसी है, तो वहां पर आप अपनी इंश्योरेंस एक्ट या IRDA एक्ट को फॉलो करो। वैसा ही बैंकिंग के लिए, वैसा ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड सप्लाई वाली एक्ट्स के लिए। नेक्स्ट, और किसको एप्लीकेबल होगा? एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। और कोई कंपनी जो कि स्पेशल एक्ट से बनी है। स्पेशल एक्ट से बनी है मतलब जैसे LIC, ये स्पेसिफिक एक अलग एक्ट में बनी है गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग एक्ट बनाई है, LIC एक्ट, वो भी 1956 ही आई थिंक। ऐसी जो कंपनीज है स्पेशल एक्ट में बनी हुई, स्पेशल गवर्नेंस उनका रहता है, उनको भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा, और उनको भी ये वाला रूल एप्लीकेबल होगा कि भाई अगर कहीं इनकंसिस्टेंसी है तो तुम अपने स्पेसिफिक एक्ट की बात सुनो, नहीं तो दोनों की बात सुनो। एंड लास्ट पॉइंट, सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एज सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाइड। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो और कोई बॉडी कॉर्पोरेट और कोई चीज को भी, और कोई इंस्टीट्यूट को भी बोल सकती है कि तुमको भी आज से कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। सो एप्लीकेबिलिटी किसको किसको बोला अपन ने? सबसे पहला बेसिक तो जो कंपनीज बनी है इस एक्ट में या फिर प्रीवियस एक्ट में। दूसरा इंश्योरेंस, बैंकिंग, सप्लाई एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एनी कंपनी गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट, एंड सच बॉडी कॉर्पोरेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई और स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। एप्लीकेबिलिटी पर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, बट नहीं आया है तो मोर स्पेसिफिक आ सकता है, इसलिए इसको मार्क कर लेना। Now, कंपनी मीनिंग एंड इट्स फीचर्स। बहुत सारी चीजें इसकी अपन ने डिस्कस की है, अब थोड़ा डिटेल्स में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल, लॉ के विद्वान हैं, इन्होंने क्या बोला था? अ कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग, इनविजिबल, इंटेंजिबल, एग्जिस्ट ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। Being a mere creation of law, possesses only those properties which the charter of its creation confers upon it, either expressly or as accidental to its very existence. क्या बोला था उन्होंने? कंपनी या कॉर्पोरेशन ये क्या है? ये एक इनविजिबल चीज है। ये कंपनी है ऐसा अपन बोल सकते हैं क्या? कंपनी का ऑफिस बोल सकते हैं, ये कंपनी का ऑफिस है, बट कंपनी है ये क्या है? इंटेंजिबल है, इनविजिबल है, और लॉ में सिर्फ ये एग्जिस्ट करती है। सो इसीलिए जो लॉ उसको पावर्स देता है वही चीजें वो कर सकती है। बहुत सारे में भी अभी क्वेश्चंस आ रहे होंगे, ये वो ऐसा अपन क्या पढ़ रहे हैं, सब चीजें एक 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 करके क्लियर होती जाएगी। इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर हैनी, इन्होंने क्या बोला था? कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ ने बनाया है, जिसकी सेपरेट एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है। दिस डेफिनेशन सम्स अप मीनिंग एज वेल एज फीचर्स ऑफ कंपनी सक्सेंटली। ये जो इंपॉर्टेंट पर्सन है उन्होंने डेफिनेशन जो दे रखी है वो अपने को दे रखी है। अब जो कंपनीज एक्ट है उन्होंने भी कंपनी की डेफिनेशन दी है। एक्ट डिफाइंस द टर्म कंपनी अ बिट डिफरेंटली। सेक्शन 220 क्या बोलता है? कंपनी, कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। सिंपल। जो भी कंपनी ये एक्ट में या 1956 वाली प्रीवियस एक्ट में बनी है वो मतलब कंपनी है। देखो वो भी बोलते हैं, एज वी शैल प्रोग्रेस
the meaning of the term company will be understood by the students. फीचर्स देखते हैं, फीचर्स से ही आपको आधी चीजें तो क्लियर हो जाएगी. फीचर्स ऑफ द कंपनी. We have seen definition from layman's point and legal point, but the company form has certain distinctive features that help us to understand the reams of a company. मतलब actually company क्या है वो अपन समझने की कोशिश करते हैं by its features. सबसे पहला feature of a company is that it is a separate legal entity. देखो, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट. मैं और आप अलग अलग पर्सन्स है, अलग अलग आइडेंटिटी है दोनों की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी या एंटिटी तो नहीं बोल सकते अपन, बट सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है. राइट. अगर मैं बात करूं यहां पर भावना एंड किमया, अरे स्पेलिंग गलत हो, दोनों क्या है, अलग अलग पर्सन्स है, दोनों की अलग अलग अपनी सेपरेट आइडेंटिटी है. अगर मैं बात करूं रिलायंस एंड टाटा, दोनों क्या है, अलग अलग पर्सन्स है, अलग अलग कंपनीज है, दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी है. अब जब हम बात करते हैं ना सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में मिस्टर ए ने अपनी एक मस्त दुकान खोली, लेट से दुकान का नाम क्या रखते हैं, ड्यूरा सेल. ठीक है. अब यहां पर ये बताओ नॉर्मली क्या ये ड्यूरा सेल एंड मिस्टर ए ये दोनों अलग अलग है कि एक ही है? नाम अलग अलग है, पर क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटर है तो दोनों लॉ की नजरों में वन एंड द सेम माने जाते हैं. ड्यूरासेल दुकान किसकी है? ए की. ए का पैसा ड्यूरासेल का पैसा, ड्यूरासेल का पैसा ए का पैसा. ए की लाइबिलिटी ड्यूरासेल की लाइबिलिटी, ड्यूरासेल की लाइबिलिटी ए की लाइबिलिटी. राइट. अगर ये बिजनेस में लॉस हो गया तो लॉस किसको भर के देना पड़ेगा? ए को भर के देना पड़ेगा. पार्टनरशिप में ए बी सी डी चार लोगों ने मिलकर के एक फर्म बनाई, ए बी सी डी एंड एसोसिएट्स. यहां पर ये मिस्टर ए बी सी एंड डी एंड इनकी ये फर्म, क्या ये एक ही है या अलग अलग है? लॉ बोलता है यहां पर भी ये लोग एक ही है. द फर्म एंड द पार्टनर्स आर सेम. दोनों क्या है? एक ही है, दोनों सेम है. पर कंपनी में क्या होता है, मिस्टर एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब लोगों ने मिलकर के पैसा लगा करके एक कंपनी बनाई है. क्यू लिमिटेड. तो यहां पर ये जो पर्सन्स है ना वो अलग है लॉ की नजरों में, और क्यू लिमिटेड जो है ये एक अलग सेपरेट आइडेंटिटी मानी जाती है. क्यू लिमिटेड को एज अ डिफरेंट पर्सन अपन मानते हैं, पर सर वो तो पर्सन है ही नहीं, लीगल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है, बट वो लीगल पर्सनालिटी उसकी एक सेपरेट मानी जाती है. दैट इज कंपनी हैव अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. देयर आर डिस्टिंक्टिव फीचर्स between different forms of organization, but the most striking feature in the company with respect to other forms is that it acquires a unique character of being a separate legal entity. Law उसको
एज अ सेपरेट पर्सन बोल करके मानता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से, जब कंपनी रजिस्टर होती है ना तो इट इज क्लोथ्ड विद अ लीगल पर्सनालिटी। जैसे ही आपने कंपनी बना ली, जैसे ही कंपनी को रजिस्टर कर दिया, वैसे ही कंपनी अलग, मेंबर्स अलग। मेंबर्स का पैसा लगा हुआ है, मेंबर्स अभी भी शेयर होल्डर्स है, बट कंपनी की आइडेंटिटी अलग हो जाएगी, मेंबर्स अलग है। एंड हैव ऑलमोस्ट द सेम राइट्स एंड पावर्स एज अ ह्यूमन बीइंग। जैसा एक पर्सन अपना अकाउंट खोल सकता है बैंक में, कोई प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, किसी को गुड्स बेच सकता है, किसी से कुछ खरीद सकता है अपने नाम पर, वैसे ही कंपनी भी कर सकती है। खुद के नाम पर बैंक अकाउंट खोल सकती है, खुद के नाम पर लोन ले सकती है, पैसा दे सकती है, गुड्स बेच सकती है, बिजनेस कर सकती है। Its existence is distinct and separate from that of its members. Company can own a property, have a bank account, raise loans, incur liabilities and enter into contracts. It is at law a person which is different from the subscribers to the memorandum of association. अपन ने बोला था मेंबर्स या शेयर होल्डर्स, इनको ही अपन और क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर्स। जब कंपनी पहली बार बनती है ना, जब जो पर्सन जनरली वो इनकॉर्पोरेट करने में पैसा लगाते हैं, दे आर कॉल्ड सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, आएगा अपने को डिटेल में। नहीं सर अभी बताओ, अरे आएगा, बहुत आएगा डिटेल में। देखो पूरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का अपने को, किधर गया रे, ये रहा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे पूरे 1 2 3 3.5 पेजेस पूरे हैं। Its personality is distinct, separate from the personality of those who compose it. जो लोगों ने मिल करके वो कंपनी बनाई है वो लोग अलग है और कंपनी की आइडेंटिटी अलग है। इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, जो मेंबर्स है वो भी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, भले ही उन्होंने ही बनाई है कंपनी, बट कंपनी के साथ में वो ट्रांजैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स की वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। एक्वायर राइट अगेंस्ट इट और इनकर लाइबिलिटी टू इट। अच्छा एक और चीज बताओ यहां पर अभी इस हिसाब से, ए बी सी डी ने मिलकर के एक कंपनी बनाई, लोन ले लो लिमिटेड, ठीक है, या ले लो नहीं, लोन दे दो लिमिटेड, ठीक है। ये लोन दे दो लिमिटेड, ये एक अलग पर्सन है, ये सब अलग पर्सनालिटीज है। अब इसको नहीं, क्या मिस्टर एक्स ने लोन दिया, जब रीपेमेंट की बारी आई ना तो ये कंपनी के पास में पैसा था ही नहीं। क्या ये एक्स डायरेक्टली इन लोगों से पैसा मांग सकता है क्या? नहीं मांग सकता। क्यों नहीं मांग सकता? क्योंकि अपन ने क्या बोला, ये लोग अलग है और ये लोग, ये जो कंपनी है वो अलग है। ये जो एक्स का जो लाइबिलिटी है वो कंपनी की है, इन लोगों की लाइबिलिटी वो नहीं है। ये अगर सोल प्रोपराइटरशिप या पार्टनरशिप में रहता था तो ये एक्स इन लोगों से मांग सकता था डायरेक्टली, बट यहां पर वो नहीं मांग सकता। वो ज्यादा से ज्यादा बस कंपनी को बोल सकता है, कंपनी पे केस कर सकता है, पैसा नहीं मिला तो। फिर कंपनी के पास में पैसा नहीं रहा तो कंपनी बंद हो जाएगी, उसके असेट्स जो भी है बेच दिए जाएंगे, वाइंडिंग अप वगैरह होगा, वो आगे की बात। पर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही लायबल रहेगी। ओके, ओनली इट्स क्रेडिटर्स कैन sue इट एंड नॉट इट्स मेंबर्स। वो ओनली एक्चुअली गलत प्लेस हो गया वहां पर। फॉर द डेट्स इट्स क्रेडिटर कैन sue इट ओनली, यहां पर चाहिए ओनली, एंड नॉट इट्स मेंबर्स।
company is capable of owning, enjoying, disposing of property in its own name. Although the capital and assets are contributed by shareholders, but company becomes the owner of its capital and assets. पैसा ये ABC ने लगाए थे 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख, बट ये 40 लाख अब पूरे किसके बन गए? ये पूरे असेट्स और पैसा ये लोन दे दो लिमिटेड के, इन लोगों के नहीं. The shareholders are not the private or joint owners of the company property. एक छोटा सा केस लॉ भी है, बट कल करते हैं उसको. अभी तक जो अपन ने बात की थोड़ा थोड़ा समझ में आया? कंपनी क्या है, क्यों है? ठीक है, चलो रुकते हैं यहां पर. थैंक यू सो मच.